हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी प्लेटफॉर्म। एंड जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स की एक सीरीज चला रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस क्लास में बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के सीमेंट के टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत वास्ट है और बीएमसी में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट कंक्रीट हम बिल्डिंग मटेरियल्स सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट सीजेस एट। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब क्या है। वो कह रहा है इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है? वो टाइम जिस समय आपने पानी डाला टिल द टाइम जब आपके मसाले ने, आपके मिक्स ने अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट किया। ये जो टाइम लैप्स होता है, इसी को आप इनिशियल सेटिंग टाइम के नाम से जानते हैं। हमने ये अपनी प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था जब हम सीमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है ना। तो यहां पर वो कह रहा है यही टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट सीजेस एट। सीजेस का मतलब यहां पर है एंड हो जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम कंक्रीट का किस टेम्परेचर पर एंड हो जाता है? दैट मीन्स वो अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना बंद कर देता है। ठीक है ना। तो यहां पर जो टेम्परेचर है, जो स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि बिलो 4 डिग्री सेल्सियस जो आपका कंक्रीट होता है वो अपनी प्लास्टिसिटी क्या कर देता है? लूज करना बंद कर देता है। दैट मीन्स इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट सीजेस एट बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहां पे बिलो 4 डिग्री सेल्सियस मेरे पास कोई एज डायरेक्ट ऑप्शन तो नहीं है, तो मैं अपने ऑप्शंस के हिसाब से जाऊंगी। 4 डिग्री सेल्सियस तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे जो जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड्स बोलते हैं इट शुड बी बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, तभी ऐसा होगा, है ना। तो -10 डिग्री नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ये बहुत नीचे चला गया तापमान, ये भी बहुत नीचे चला गया है। तो हमारे जो ऑप्शंस के हिसाब से आंसर जाएगा दैट वुड बी आंसर सी विच इज 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी है और हमारे स्टैंडर्ड्स में फिट भी बैठ रहा है। तो एट दिस टेम्परेचर योर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट सीजेस। ओके, वहां पे प्लास्टिसिटी लूज करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, ध्यान दीजिएगा। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द फंक्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इज। फाइन एग्रीगेट का फंक्शन क्या होता है? तो चलिए एक एक करके अपने ऑप्शंस पे जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये ऑप्शन हमारे उसके साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, हमारे आंसर के साथ जा रहा है कि नहीं। तो हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है वो क्या है? टू असिस्ट इन प्रोड्यूसिंग वर्केबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द मिक्सचर। तो क्या वर्केबिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए और आपके मिक्सचर को यूनिफॉर्म बनाने के लिए आपका फाइन एग्रीगेट असिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाता है भैया? बिल्कुल सही हो जाता है। तो अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या पता उनमें से भी कोई एक आध हो जाए। दूसरा ऑप्शन है टू असिस्ट द सीमेंट पेस्ट टू होल्ड द कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल्स इन सस्पेंशन। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भैया। तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं फिर, टू प्रमोट प्लास्टिसिटी इन द मिक्सचर एंड प्रिवेंट पॉसिबल सेग्रीगेशन ऑफ पेस्ट एंड कोर्स एग्रीगेट। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। इन जनरल लैंग्वेज अगर मैं आपको समझाऊं तो जो आपका जो फाइन एग्रीगेट रोल प्ले कर रहा है ना, आप सभी को पता होगा जब हम मोटार की भी बात करते हैं, फाइन एग्रीगेट कोई लोड नहीं लेता है। याद रखिएगा इस चीज को, फाइन एग्रीगेट किसी भी तरीके का लोड नहीं लेता। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव बनाता है। फाइन एग्रीगेट डजंट टेक एनी काइंड ऑफ लोड। लोड बिल्कुल नहीं लेता है। पर आपने तो किताबों में पढ़ा है कि भैया फाइन एग्रीगेट के हिलाने से या फाइन एग्रीगेट की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मसाले की चेंज हो जा रही है। तो कैसे हो जा रहा है वो मसाला? जब मैं बोल रही हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट मोटर, वहीं से बेस लेके समझा रही हूँ। तो वो कैसे हो जाता है? तो वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, जब आप मोटार बना रहे हैं या मैं कह रही हूं फाइन एग्रीगेट डाल रहे हैं, मैंने सीमेंट के साथ डाल दिया, सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट यहां पर मैंने डाल दिया। ठीक है, सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट। तो अब क्या होता है, जो होलसेल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही होती है इट इज बिकॉज ऑफ द सीमेंट। मोटार के केस में सीमेंट की वजह से आ रही है। हम क्या करते हैं, हम बुक में पढ़ते हैं, हमने किया अरे यार फाइन एग्रीगेट डाला था, कम कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेंज हो जा रही है। वो क्यों हो जा रही है भैया?
क्योंकि अगर मैं बोल रही हूं आप फाइन एग्रीगेट बढ़ा दोगे तो सीमेंट भी तो कम हो रहा है, तो इसलिए आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गिर जाती है। और वहीं अगर फाइन एग्रीगेट घटा दोगे तो सीमेंट का कंटेंट बढ़ जाएगा, तो वहां पे आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कंपैरेटिवली। मैं ये नहीं कह रही हूं कि पूरे सीमेंट की दीवार बना दो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन इतना होगा संभाल ही नहीं पाओगे, है ना। बट इस लॉजिक के हिसाब से मैं आपको बता रही हूं कि इन एग्रीगेट्स को वेरिएट कराने की वजह से जो आपकी स्ट्रेंथ है वो वेरिएट कर जाती है, अदरवाइज इनका कोई काम नहीं है लोड बियरिंग से भी। तो यहां से भी एक आपका ऑब्जेक्टिव खिंच जाता है कि मोटर में जो होल सोल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो किसकी वजह से आ रही है, तो इन दिस केस सीमेंट वुड बी द आंसर, ठीक है ना। तो यहां पर अब देखो, यहां पे क्योंकि हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं और आप सभी को पता होगा जो कंक्रीट है इट्स अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर प्लस एडमिक्सचर्स इफ नीडेड, तो ये सब आपका क्या मिलके बनाते हैं, कंक्रीट बनाते हैं। तो यहां पे जो फाइन एग्रीगेट का जो फंक्शन रहता है वो ये तीनों चीजें आपको क्या दे रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज एक्सेलरेटर्स एक्सेप्ट। एक्सेलरेटर होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। एक्सेलरेट करना, आपने सभी ने अपनी स्कूटी बाइक गाड़ियां दौड़ाई होंगी सड़कों पे फॉर श्योर। तो हम क्या करते हैं, हम गाड़ी की स्पीड को तेज करने के लिए हम क्या कहते हैं, हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो वो जो जिससे आप स्पीड बढ़ा रहे हो बेसिकली वो एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेट कर रहे हो आप उसको, है ना। तो यहां पर एक्सेलरेट कर रहे हो मतलब क्या, स्पीड को बढ़ा रहे हो। तो यहां पर भी एक्सेलरेटर का मतलब क्या है, स्पीड को बढ़ाना। किसकी स्पीड को बढ़ाना, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना। उसी को वहां पे कौन काम कर रहे हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक्सेलरेटर्स काम कर रहे हैं। तो वो बोल रहा है इनमें से कौन सा कंपाउंड एक्सेलरेटर की तरह यूज नहीं होता। इसका मतलब ये है फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज एक्सेलरेटर्स एक्सेप्ट, मतलब कौन सा कंपाउंड है जो एक्सेलरेटर की तरह यूज ही नहीं होता। अब एक्सेलरेटर नहीं होगा तो क्या होगा, रिटार्डर होगा भैया। रिटार्डर मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन को देरी से करवाता है। किसको करवाता है, देरी से करवाता है। तो यहां पर CaCl2 एक एक्सेलरेटर है, जो आपके रिएक्शन है उसको क्या कराता है, फास्ट करवाता है। बट CaSO4 हमने सीमेंट की क्लास में देखा था, जिप्सम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ CaSO4 ओनली। कैल्शियम सल्फेट की टर्म्स में सीमेंट के कंस्टिट्यूएंट्स में आप देख रहे थे कल, उसमें प्रेजेंट रहता है और काम क्या करता है, रिटार्ड करने का, रिएक्शन को देरी से कराने का। आप सभी को पता होगा द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ जिप्सम। 30 मिनट है तो 30 मिनट से बढ़ा देगा भैया, ठीक है ना। तो जिप्सम इज यूज्ड एज अ रिटार्डर और इसीलिए हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाता है, CaSO4 हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन केस द कंक्रीट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय पंपिंग द स्लंप शुड बी। सबसे पहले स्लंप देख लीजिए, स्लंप काम किस में आता है, ये वर्केबिलिटी टेस्ट करने का काम करता है आपका कंक्रीट के लिए, ठीक है ना। दिस इज योर स्लंप कोन, क्या बोलते हैं इसको, स्लंप कोन। डायमेंशंस क्या रहती हैं, ऊपर का डाया 10 सेंटीमीटर, नीचे का डाया आपका 20 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट रहती है वो रहती है 30 सेंटीमीटर। तो 10 20 30 ऐसे हम इसको याद रखते हैं, पहली चीज। दूसरा, स्लंप क्या होता है मैं बताती हूं। मान लीजिए अगर आपने इसमें मसाला भर दिया, हम ऑब्वियसली लेयर वाइज लेयर भरते हैं, 5 लेयर भर दिए और हर प्रत्येक लेयर को आप अच्छे से क्या करोगे, कॉम्पैक्ट करोगे ताकि वो अच्छे से क्या हो जाए, सेट हो जाए, कोई भी वॉइड ना रहे। फिर उसके बाद ये जो हत्थे हैं इनसे इसको उठा लेते हैं स्लंप कोन को और आपका जो मसाला है वो एज इट इज बिना किसी सपोर्ट के छोड़ दिया जाता है और देखा जाता है कि क्या आपका मसाला, अब इसमें मसाला डालेंगे तो बिल्कुल कोन शेप का हो जाएगा ना भैया, कोन शेप का हो जाएगा, है ना। अब खुद जरा दिमाग लगाओ, मैंने सपोर्ट दे रखा था उसको, है ना, मसाला बनाया अच्छे से, उसको कॉम्पैक्ट भी कर दिया, फिर हत्थे उठाकर ये स्लंप कोन उठा के साइड रख दिया, बिल्कुल सही बात है। अब वो मसाला मैंने अपने भरोसे छोड़ दिया, अपने मतलब मसाले को उसके भरोसे छोड़ रखा है मैंने। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स अब वो मसाला अगर तो बहुत स्टिफ होगा, मतलब बहुत कड़क है, कड़क है मतलब अब जिसे कहते हैं अगर इसका सपोर्ट नहीं भी रहेगा तो ये एज इट इज ही रहेगा, इसको कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे जितना मसाला आपका स्टिफ होगा उतनी वर्केबिलिटी आपकी कम होगी और उतना ही स्लंप वैल्यू भी आपका कम होगा। समझ में आई बात, स्लंप वैल्यू जितना बढ़ेगा
जितना ज्यादा स्लम्प वैल्यू होता जाएगा उतना आपका वर्केबिलिटी ज्यादा होगी और उतना ही आपका जो मसाला है वो फ्लूइड की फॉर्म में होगा। फ्लूइड, नाउ व्हाट आई से, फ्लूइड का मतलब यहां पे ये नहीं है पानी की तरह बहने लग पड़ेगा, नहीं, दैट मीन्स उसकी कंसिस्टेंसी में अब जिसे कहते हैं पानी की कंटेंट कंपेरेटिवली ज्यादा है और वो उतना स्टिफ नहीं है, उतना कड़क नहीं है जितना वो पहले था, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। स्लम्प, अब जब आपने वो उठा दिया था ना, मान लीजिए मैंने मसाला बनाया था, अब मैंने स्लम्प कोन को हटा दिया, तो आपका मसाले ने कुछ ये शेप ले ली, कुछ ऐसी शेप अटेन कर ली, तो अब आप बोलोगे मैम स्लम्प वैल्यू कौन सी हुई, स्लम्प वैल्यू कौन सी हुई। अब ये मैं मार्क कर रही हूं, इतना वो हाइट ऑफ कोन था, तो आप इस जो पर्टिकुलर ये देख रहे हो, पहले मैं बहुत बेसिक से बताती हूं आपको, जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए मैं यहीं से बनाती हूं बिल्कुल, और ये मैंने आपका वो मसाला बना दिया जो कि जिसने कोन के हटने के बाद ऐसी शेप अटेन कर ली है। स्लम्प वैल्यू होती है ये डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस, ये जो इन पर्टिकुलर यहां से लेकर, कहां से लेकर, जस्ट अ सेकेंड, कहां से लेकर, ये पर्टिकुलर जहां पे आपका जो स्लम्प कोन का हाइट था टोटल, वहां से लेकर अब जो हाइट इस मसाले ने अटेन कर ली है, ये जो डिफरेंस होता है इसको आप स्लम्प वैल्यू एस और ये छोटे वी से मैंने डिनोट कर दिया। सो दिस इज योर स्लम्प वैल्यू बेसिकली, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब यहां पर वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, in case the concrete is to be transported by pumping, the slump should be, तो जो ये स्लम्प होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, स्लम्प, वो स्लम्प वैल्यू की ही बात कर रहा है, तो कितना होना चाहिए, इट शुड बी बिटवीन 75 to 100 mm। कितना होना चाहिए, 75 to 100 mm होना चाहिए मिनिमम। उससे ऊपर अगर है तो ऑब्वियसली पंपिंग का है, मतलब क्या होगा, पंपिंग से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, मतलब क्या, प्रेशर बेसिकली यूज कर रहे हो ना आप लोग, मशीनरी यूज कर रहे हो जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अगर बहुत ज्यादा स्टिफ होगा तो साइड पे पहुंचते अब वर्केबिलिटी तो रहेगी नहीं भैया, तो पंपिंग कैसे करोगे उसकी, है ना। तो अगर हमें ऐसा मसाला चाहिए जो कि क्या हो, जिसको मैं पंप द्वारा जगह पे जहां पे उसको पहुंचाना है पहुंचा सकूं, तो उसमें कुछ ना कुछ वर्केबिलिटी तो होनी चाहिए भैया, नहीं होगी तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए मुझे स्लम्प कैसा चाहिए, वर्केबल चाहिए, थोड़ा ऐसा लिक्विड वाली साइड पे चाहिए, बहुत स्टिफ नहीं चाहिए मसाला, क्योंकि वो पंपिंग द्वारा ट्रांसपोर्ट किया ही नहीं जा सकता फिर, ठीक है ना। वहां पहुंचने से पहले ही वो ऑलरेडी मॉइस्चर कम है, इतना स्टिफ मसाला है और वो सेट ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द स्लम्प ऑफ कंक्रीट मिक्स इज 75 mm, इट्स वर्केबिलिटी इज कंसिडर्ड टू बी, ऑब्वियसली लो तो बिल्कुल नहीं होगी भैया, वेरी हाई भी नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल हाइट ऑफ स्लम्प तो मेरे पास 300 है ना। अगर बहुत हाई मेरे पास वर्केबिलिटी होगी तो भी अब मैं 150 के ऊपर ही सोचूंगी, पहले तो सोचूंगी नहीं, है ना। तो वेरी हाई भी नहीं हो सकती, हाई भी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन क्या बचा, मीडियम। सो 75 अगर आपको mm का स्लम्प मिल रहा है, व्हाट डज इट मीन, इट मींस द स्लम्प इज हैविंग अ मीडियम वर्केबिलिटी। कितनी, मीडियम। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीवी टेस्ट। अब देखिए मैं आपको जो स्लम्प टेस्ट है और ये वीवी टेस्ट, ये सारे वर्केबिलिटी मेजर करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो जो अब आप जनरली जो देखते हो अपने कॉलेजेस वगैरह में भी, वो क्या देखते हैं आप, स्लम्प टेस्ट बहुत ऑफनली कराया जाता है। कुछ कुछ कॉलेजेस में बेसिकली स्लम्प टेस्ट ही अवेलेबल होता है, बाकी होते ही नहीं है, ठीक है ना। तो स्लम्प टेस्ट हो गया आपका, वीबी टेस्ट हो गया, ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं ये वर्केबिलिटी निकालने का काम करते हैं कंक्रीट के लिए। इसके अलावा आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर भी वर्केबिलिटी निकालता है। इसके अलावा आपका फ्लो टेबल इज ऑल्सो यूज्ड टू फाइंड द वर्केबिलिटी। इसके अलावा केली बॉल एपराटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एपराटस इज यूज्ड टू मेजर द वर्केबिलिटी। अब हमें ये चार तो पता रहते हैं, वो पता ही नहीं रहता, है ना, तो इसीलिए वो उसको ऑप्शन में दे देता है और ये सब देता नहीं है। तो केली बॉल एपराटस इज ऑल्सो यूज्ड टू फाइंड द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, याद रखिएगा इस चीज को, है ना।
इसके अलावा भी हमारे पास टेस्ट हैं, पर ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हम परफॉर्म करते हैं। इवन कैलिबॉल apparatus तो इंडिया में यूज नहीं होता है, लेकिन तब भी देखो ऑप्शंस में आ रहा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को नहीं पता है, इस वजह से एग्जामिनर भी वो दिमाग लगाता है कि कहाँ क्या देना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर जो स्लम टेस्ट है ये आपका मीडियम से हाई वर्केबिलिटीज मेजर करता है। किससे? मीडियम से हाई वर्केबिलिटीज, मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी आपका स्लम टेस्ट मेजर कर लेता है। जो वीबी टेस्ट है ये मेजर करता है लो टू वेरी लो, लो टू वेरी लो वर्केबिलिटी मेजर करता है। कॉम्पैक्शन फैक्टर जो आपका है ये मेजर करता है लो टू मीडियम, लो से मीडियम तक की जो वर्केबिलिटी है वो कॉम्पैक्शन फैक्टर आपका मेजर करके देता है। फ्लो टेबल आपका हाई टू वेरी हाई, हाई टू वेरी हाई वर्केबिलिटी मेजर करके देता है। जो कैलिबॉल apparatus है आपको मैं बताती हूं, ये सबसे क्विक परफॉर्म होने वाला टेस्ट है आपका, सबसे क्विक हो जाता है, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दे देता है। तो इट इज द क्विकेस्ट टेस्ट दैट इज अवेलेबल विद अस, बट यस वी डू नॉट यूज दिस टेस्ट इन इंडिया। ओके, अब क्यों यूज नहीं करते उसका एक बड़ा रीजन है, मसाला बहुत ज्यादा लगता है, प्लस एक बार टेस्ट परफॉर्म हो गया तो वो मसाला वेस्ट होता है, उसको तो यूज कर नहीं सकते हैं, तो बहुत सारा मसाला वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए भी हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं। ऑल्दो क्विक है पर हाँ थोड़ा हमारे लिए अनइकोनॉमिकल रहता है, इस वजह से हम इसकी तरफ जाते नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये था आपका पर्टिकुलर वर्केबिलिटी टेस्ट का फ्लो। अब वीबी टेस्ट के लिए पूछा है क्वेश्चन में, द वीबी टेस्ट, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इज सुटेबल फॉर कंक्रीट मिक्सेस ऑफ लो एंड वेरी लो वर्केबिलिटीज। अभी बताया वीबी टेस्ट लो से वेरी लो वर्केबिलिटीज के लिए यूज होता है, तो मेरा पहला वाला ऑप्शन यहां पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है, तो मुझे बाकी की और जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब आप सभी को पता है जो वर्केबिलिटी है, देखिए वर्केबिलिटी का मतलब खाली ये नहीं होता मैंने मसाले में पानी मिला दिया और वो कितना फ्लूइड की तरफ आ रहा है या कितना फ्लो करने की कैपेबिलिटीज रख रहा है वही वर्केबिलिटी हो गई, नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है यहाँ पर वर्केबिलिटी और फ्लूइडिटी में? अगर आप बोल रहे हो कि खाली मसाले में मैंने पानी डाला और वो फ्लो करने की टेंडेंसी में आ गया तो वो वर्केबल हो गया, ये बिल्कुल गलत है। फ्लूइडिटीज, ठीक है, जो आपने ये बोला ना मसाले में पानी डाला, मसाला फ्लो करने की कैपेबिलिटीज आ गई है उसके अंदर, तो दिस इज फ्लूइडिटी, मान गई। वर्केबिलिटी में अगर आप पानी का कंटेंट बढ़ा रहे हैं तो कंपैरेटिवली आपको क्या करना पड़ेगा, सीमेंट का कंटेंट भी बढ़ाना पड़ता है बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। क्यों बढ़ाना पड़ता है? क्योंकि यहां पर जो वर्केबिलिटी आप देख रहे हो, वर्केबिलिटी है क्या, कवरेज टेंडेंसी। बेसिकली आपका मसाला आपके एग्रीगेट्स को कितना कवर कर पा रहा है, ठीक है ना, और उसके साथ आप कितना द ईज टू वर्क विद, कितनी आसानी से काम कर पा रहे हो, दैट इज वर्केबिलिटी। तो फ्लूइडिटी मींस पानी डाला भैया खाली और कुछ नहीं किया। वर्केबिलिटी इज कवरेज भी देखिए आपने कि कितना उसने क्या कर लिया, अपने एग्रीगेट्स को कवर किया बॉन्डिंग बनाने के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे बोलता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब किस पे डिपेंड नहीं करता, मिक्स प्रपोर्शन पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, करता है, बिल्कुल करता है। वाटर कंटेंट पे डिपेंड करता है, क्यों नहीं करता। साइज, शेप एंड टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, बिल्कुल करता है, इस पे भी करता है, आप सभी को पता होगा। राउंड एग्रीगेट्स होते हैं तो वर्केबिलिटी ज्यादा होती है, एंगुलर होते हैं तो कम हो जाती है। अगर टेक्सचर की मैं बात करूं, खुरदुरा होगा तो वर्केबिलिटी उतनी क्या होगी, उसकी कम होगी, स्मूथ होगी तो वर्केबिलिटी ज्यादा होगी। तो मेरे सारे ऑप्शंस यहां पर क्या हैं, मतलब सूटेड नहीं है क्वेश्चन के साथ, दैट मींस सब डिपेंडेंट है, तो नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड टू स्पेसिफाई द कंक्रीट मिक्स इज बाय, आंख बंद करके मोस्ट एप्रोप्रिएट बोल रहा है तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट विल बी द राइट आंसर। M20, 30, M25, M15, M10, तो ये सारे के सारे क्या है, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट हैं। आपने सभी ने इनके रेशियोज वगैरह भी पढ़े होंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नहीं पढ़े तो मैं आपको बता देती हूँ। जो जनरल आप लोग देखते हो M20, 25 ये तो पता होने ही चाहिए, M20, M25, M स्टैंड्स फॉर यहाँ पे मिक्स एंड 20 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है सीमेंट की। M20 का जो रेशियो हो जाता है वो होता है 1, 1.5, 3, 1 रेशियो 1.5 रेशियो 3 एंड M25 का होता है 1, 1, 2। यहाँ पे जो ये तीन कैटेगरीज आप देख रहे हो ये सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट की आपके सामने रहती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
द इनइलास्टिक बिहेवियर ऑफ कंक्रीट इज ड्यू टू, सबसे पहले ये क्वेश्चन का मतलब समझ लो, क्योंकि आधे ना स्टूडेंट लोग मतलब क्वेश्चन देखते ही भाग जाते हैं, भाई इनइलास्टिक क्या हो गया ये। समझिए, इलास्टिक मतलब होता है, फॉर एग्जांपल एक रबर बैंड लीजिए, उसको खींचिए, तो खींचने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा जब आप उसको छोड़ेंगे। तो दिस इज व्हाट इलास्टिसिटी इज। अगर मैं इनइलास्टिसिटी बोल रही हूं तो मतलब क्या, मैंने मान लीजिए ये पेन है, अगर मैं इसको खींच रही हूं, पहले तो मुझसे खींचेगा नहीं, अगर खींच रही हूं लेकिन खींचने के बाद भी अब इसने एक नई पोजीशन अटेन कर ली लेकिन वापस नहीं आएगा अपनी जगह पे। सो दिस इज व्हाट इनइलास्टिसिटी इज। ठीक है ना, कि क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन वो कभी अटेन नहीं कर पाएगा। तो यहां पर जो कंक्रीट का इनइलास्टिक बिहेवियर है ये किसकी वजह से है, किसकी वजह से होगा, क्योंकि हम उसमें एग्रीगेट्स यूज करते हैं, इस वजह से जो कंक्रीट की बिहेवियर है वो कैसा रहता है, इनइलास्टिक रहता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द चॉइस ऑफ मिक्स्ड प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंक्रीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो जो कंक्रीट की मिक्स्ड प्रॉपर्टीज की जो चॉइस है वो किस पे डिपेंड नहीं करती, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, it is independent of batching, mixing, placing and compaction techniques. So this will be the right answer for you. ठीक है, next, the extent and propagation of cracks in concrete can be controlled by, this is very very important, very very important, 5 सितारा क्वेश्चन है आपके लिए, मैं बताती हूँ क्यों। तो जो आपका प्रोपोगेशन, ये क्वेश्चन ना क्योंकि अलग अलग तरीके से पूछता है, वो पूछता है समटाइम्स कि कंक्रीट में जिसे कहते हैं मैंने फाइबर्स डाल दिए हैं, तो अब ये क्या प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रोटेक्टेड बाय द फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, तो क्या प्रोटेक्ट करेगा, क्रैक्स, एक्सटेंशन ऑफ क्रैक्स। तो यहां पर भी अगेन सेम हो जाएगा, द एक्सटेंट एंड प्रोपोगेशन ऑफ क्रैक्स इन कंक्रीट कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रोवाइडिंग रिइंफोर्समेंट बार, नो, इनकॉर्पोरेटिंग फाइबर्स इन द कंक्रीट, यस। तो इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया। सो दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। नाउ अब इसको देखते हैं क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रेंथ्स ऑफ कंक्रीट, क्यूब, सिलिंड्रिकल, स्प्लिट, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मॉडुलस ऑफ रप्चर। अब यहां पे हम सभी को पता है जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है, क्यूब स्ट्रेंथ, वो सबसे क्या है, यहां पर ज्यादा है ना, या वो चलो ज्यादा वाली तो हमें पता चल गई, अब सबसे कम वाली कौन सी है उसके लिए हमें पता भी होना चाहिए। अब मॉडुलस ऑफ रप्चर इन फ्लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो कंक्रीट का फॉर्मूला क्या रहता है, 0.7 अंडर रूट FCK, क्या रहता है, 0.7 अंडर रूट FCK इन फ्लेक्चर, ठीक है ना। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो 2P/πLD हमारा फॉर्मूला रहता है। अब सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ हम सभी को पता है अप्रोक्सीमेटली 85% रहती है, 80 to 85% ऑफ दैट ऑफ द क्यूब स्ट्रेंथ, है ना। तो यहां पर जो सीक्वेंस बन के आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो मतलब जिसकी सबसे कम स्ट्रेंथ है वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे कम स्ट्रेंथ किसकी होगी, आपकी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, आप सभी को पता होगा, वीकेस्ट बोल सकते हो आप इसको। तो इन दोनों में से अगेन ये भी फ्लेक्चर में ही है, पर सबसे कम इन दोनों में से स्प्लिट होगी, फिर उसके बाद होगी आपकी मॉडुलस ऑफ रप्चर, फिर होगा आपका सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ और उसके बाद होगी आपकी क्यूब की स्ट्रेंथ। तो 3, 4, 2, 1 विल बी द आंसर। तो ऑप्शन ए इसके साथ जा रहा है, तो दिस विल बी द राइट आंसर फॉर यू। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कंक्रीट, छूटा तो नहीं कुछ, नहीं, इफ इन अ कंक्रीट मिक्स द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 7.6 एंड फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ fine aggregate is 2.8 and the economical value of the finest modulus of combined aggregate is 6.4, then the proportion of fine aggregate is, see मैं आपको इसके लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला देती हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए put this formula and directly get the answer. The formula is, क्या बोला है, the proportion of fine aggregate, तो ये कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है finest modulus of coarse aggregate minus finest modulus of combined aggregates, whole divided by finest modulus of combined aggregates minus finest modulus of fine aggregates. शॉर्ट टर्म्स में कोर्स माइनस कंबाइन अपॉन कंबाइन माइनस फाइन, दिस इज द
फॉर्मूला इनटू 100 कर देना है सिंपल आपको, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वैल्यूज पुट करके देखते हैं। फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 7.6 माइनस फाइनेंस मॉडुलस ऑफ, मुझे क्या चाहिए, कंबाइन एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडुलस इज 6.4, तो 7.6 माइनस 6.4 होल डिवाइडेड बाय कोर्स माइनस कंबाइन अपॉन कंबाइन माइनस फाइन, सो कंबाइन इज 6.4 एंड fine for fine is it is 2.8. You just learn this formula. This formula is sufficient for solving these kind of questions for any kind of state examination, right? So जो आपका यहां से वैल्यू निकल कर आएगा, multiply it with 100, so you will get the answer as 33.33% आपका क्या हो जाएगा, और 33 1/3% will be the answer for this question, that is option number B. ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। तो आई होप आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। A split tensile strength is performed on cylinder of diameter D and L. If the ultimate load is P, then splitting tensile strength of concrete is given by, अभी थोड़ी देर पहले बताया split tensile strength का फॉर्मूला होता है 2P/πLD. So this will be the answer. और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल बहुत पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the lower water cement ratio in concrete introduces, अगर पानी वाटर सीमेंट रेशो ही मैं कम कर दूंगी, ऑब्वियसली जहां पानी होगा वहां श्रिंकेज होगी और वहां ही क्रीप होगा, तो लोअर वाटर कंटेंट है तो डेफिनेटली लोअर स्मॉलर क्रीप एंड श्रिंकेज होगी। फ्रॉस्ट, पानी की वजह से ही फ्रॉस्ट एक्शन का मतलब क्या होता है, जो रिपीटेड साइकिल्स होती हैं फ्रीजिंग और थोइंग की, फ्रीजिंग मतलब पानी का वॉइड्स के अंदर जम जाना और गर्मी होते ही पिघल जाना, फ्रीजिंग एंड थोइंग, तो इसको कंबाइनली फ्रॉस्ट एक्शन बोलते हैं। तो पानी ही नहीं होगा, वाटर सीमेंट रेशो ही, मतलब सॉरी वाटर सीमेंट रेशो ही कम कर रखा है मैंने, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगेन आपका फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस से भी क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। और डेंसिटी, अगेन डेंसिटी, ग्रेटर डेंसिटी एंड स्मॉलर परमिबिलिटी विल बी देयर, सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो ये अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है, एक तरीके का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब मैंने कंक्रीट को किसी भी तरीके का, कंक्रीट की जो भी आपने बनाया बन चुका है, बनने के बाद आप उसका टेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, बनते हुए नहीं कर रहे हो, जब वो बन चुका है उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसका टेस्ट कर रहे हो, दैट टू विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑन द सर्फेस ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना। तो उसको वही मतलब अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी बिना किसी डिस्ट्रक्शन के टेस्ट करके देता है आपको। तो इट इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ वेट कंक्रीट, बिल्कुल नहीं, वेट कंक्रीट होगा तो ये काम, जिसे कहते हैं आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इट इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ वेट कंक्रीट, नहीं, क्योंकि ये तो बने हुए कंक्रीट के पे काम करता है ना। तो अगर आपका कंक्रीट वेट है तो उस केस में तो ये काम ही नहीं करेगा, क्योंकि दैट मीन्स वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन वाले फेज में, ये मैंने भी बोला, जो बन चुके होते हैं सर्फेस उनके लिए काम करता है। इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन एस्टिमेट ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ ऑफ फिनिश्ड कंक्रीट एलिमेंट्स, हाँ बिल्कुल सही, जो कंक्रीट, ये तो वेट कंक्रीट मतलब अभी बनने वाली स्टेज में है, यहाँ पे बोल रहा है जो कंक्रीट फिनिश्ड कंक्रीट एलिमेंट्स की बात कर रहा है यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ फिनिश्ड कंक्रीट एलिमेंट्स, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आएगा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, नहीं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट तो नहीं है भैया, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, बिल्कुल है। तो जिस भी ऑप्शन में आपका 2 और 4 आ रहे हैं, दैट इज राइट, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ में वीक होता है आपका जो कंक्रीट है, आप सभी को पता होगा, और दिस टेंसाइल स्ट्रेंथ इज अप्रॉक्सिमेटली 10%। ये यूकेपीएससी एई जो पहले एग्जाम हुआ था अप्रैल में, उसमें आ रखा है ये क्वेश्चन, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। यूपीसीएल 2019 में भी आया हुआ है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको प्लीज मैं बता रही हूँ क्यों मैं इसको बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चे बोलेंगे अरे मैम बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, हमें तो आता है, हमने तो ये पढ़ा है वो पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा भैया, पर बहुत सारी किताबों में जो इसका आंसर है रेंज वाइज दे रखा है 10 से 15%, तो बच्चा 15% को टिक मार के आ जाता है, दैट वुड बी द रॉन्ग आंसर। आयोग नहीं मान रहा है उसको, तो 10% याद रखिए कि ये आपको अगर ऐसा आ जाए तो आपको 10% ही आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन द मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर्ड इन अ सैंपल आर। अगर आप कंक्रीट का क्या कर रहे हो, सैंपलिंग कर रहे हो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, तो जो सैंपल्स होने चाहिए वो 3 होने चाहिए ईच ग्रेड में। मतलब ग्रेड इन द सेंस हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग, आपको पता होगा 7 days एंड 28 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखते हैं, तो हम 3-3 क्यूब्स लेंगे दोनों के। अब आपको पता होगा एक क्यूब पे तो आप दोनों टेस्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज अ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, दैट मीन्स वो एक बार कर लिया तो वो क्यूब डिस्ट्रक्ट मतलब खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा, उसको यूज नहीं कर सकते हो। तो 3 क्यूब लोगे प्रत्येक सेट के लिए, 7 दिन के लिए जो करने हैं और जो 28 दिन के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेम मिक्स से आप लोग ये 6 सैंपल निकालोगे, 3 क्यूब्स फ्रॉम फॉर ईच ग्रेड, ईच पर्टिकुलर 7 days एंड 28 days। तो मिनिमम नंबर कितना है? 3, तो 3 विल बी द राइट आंसर। 6 मत करके आना, जो क्योंकि वो सिर्फ सैम्पलिंग की बात कर रहा है, उसने हमसे ये नहीं बोला कि 7 दिन और 28 दिन में अलग अलग बताओ, है ना। तो 3 विल बी द राइट आंसर। ये मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। द यूनिट वेट ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट इज जनरली टेकन एज, अरे इसमें तो आप लोग मास्टर होंगे, कितना? 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है क्या यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। अब इसकी बात करूं 22, ये होता है आपका मोटार का, किसका होता है भैया? दिस इज द यूनिट वेट ऑफ मोटार, दिस इज ऑफ कंक्रीट, रेनफोर्स आरसीसी, ठीक है। चलिए, द बैचिंग एक्यूरेसी ऑफ वाटर यूज फॉर मिक्सिंग कंक्रीट शुड बी विद इन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल बहुत प्रचलन में चल रहा है। सो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका? 2। अगर इसकी जगह वो आपसे पूछता है क्या, सीमेंट की बैचिंग एक्यूरेसी पूछेगा, आंख बंद करके ±2%, ये परसेंट बेसिकली ±2 ऐसे ही देगा ऑप्शन, तो 2 उसका हो जाएगा आंसर। वहीं अगर आपसे पूछ लेता है किसका, एग्रीगेट्स का, किसका पूछ लेता है भैया? एग्रीगेट्स का, तो योर आंसर वुड बी 3। वाटर का तो आपने देख ही लिया, वाटर का अगेन इट इज 3। और वहीं अगर आपसे ये इन 4 से अलावा नहीं पूछेगा, गारंटेड नहीं पूछेगा, यही 4 पूछता है, वही बता रही हूं। सीमेंट के लिए 2 होती है ये बैचिंग एक्यूरेसी, एग्रीगेट के लिए 3 होती है, वाटर के लिए भी 3 होती है, और एडमिक्सचर्स के लिए ये जो बैचिंग एक्यूरेसी होती है, ये एडमिक्सचर्स के लिए भी 3 होती है। तो याद रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल में कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में भी आ रखा है, और आयोग ने वहां जो आंसर दिया है, मैं आपको वही आंसर यहां पर बता रही हूं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यस। सो थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मेड इट इजी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।